नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात जो मेरे साथ आज घटित हुई, यह आंखों देखा नहीं अपने पर घटित घटना है, जिसका सजीव प्रसारण आपके सामने रख रहा हूं। जो 15 मिनट मुझे आपके सामने आने में लेट हुआ, उसी 15 मिनट का कारण पर चर्चा आपसे करूंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। तो वाकया यह है कि मुझे अचानक ग्रेटर कैलाश जाना पड़ा। दक्षिण दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है ग्रेटर कैलाश। 9 धनाढ़ी लोग वहां रहते हैं। कल एक केस था, मुझे 30,000 में पेपर सबमिट करना था। 30,000 कोर्ट है, ग्रेटर कैलाश एक तरफ है, 30,000 कोर्ट दूसरे तरफ है। तो मैंने सोचा कि कल सवेरे जा करके एक साइन कराऊंगा, फिर जाऊंगा। उतने में लेट हो जाऊंगा क्योंकि हम लोग सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। मैंने सोचा कि आज शाम को ही पेपर साइन करा लूं, फीस ले लूं, कल सबमिट कर दूंगा। शाम का मौका है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोगों को पता है, जो ना रहते हैं उनको बता दो। दक्षिण दिल्ली का इलाका, जो मेरा घर बदरपुर से लेकर के ग्रेटर कैलाश तक, जो शाम का टाइम होता है वो मिनटों का काम घंटों में होता है। बिल्कुल चींटी की तरह से चलते रेंगती है गाड़ियां, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। उसका कारण निवारण पर चर्चा नहीं करूंगा, वो विषय दूसरा हो जाएगा। यह अत्यंत गंभीर विषय है और यह चर्चा के योग्य विषय है। इसीलिए मैंने आज इसको विषय बनाया, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण करता, बताता, सुनाता हूं जो और चैनलों पर या तो होता नहीं या होने नहीं दिया जाता। जो विषय मैं आपके सामने आज लाया हूं वह कहीं नहीं होगा, यह मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं। तो ग्रेटर कैलाश गया। मैंने अपना कार का इस्तेमाल नहीं किया ट्रैफिक जाम की वजह से। मेरे घर में एक स्कूटी है, क्योंकि मेरी बेटियां हैं तो मैंने उनके लिए स्कूटी लिया है। वो स्कूटी का कहानी था कि एक मेरी जो तीसरी बेटी है, उसने BBA में 3rd पोजीशन प्राप्त किया, परिवार का नाम रोशन किया, मेरे को खुशी का मौका दिया। तो उसको मैंने बोला कि बोलो तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला पापा 1 लाख रुपया का मामला है। तो मुझे लगा कि शायद आईफोन मांगेगी, तो मैं कुछ कहा था, लेकिन क्या पता लड़की ने अच्छा नंबर प्राप्त किया। तो मैं कहा कि बेमन से कहा चलो ठीक है। बोला पापा एक स्कूटी खरीद दीजिए। मैं देर नहीं आएगा, मैं उसी दिन जाकर के स्कूटी खरीद दिया। तो वो लड़कियां ही चलती हैं, मैं नहीं चलता। मेरे पास जो मोटरसाइकिल है वो 15 साल से टाइम पूरा हो गया है, तो हम उसको बाहर लेके जा नहीं सकते। तो हमने मजबूरी में स्कूटी ले ली। अब स्कूटी का मुझे स्विच बटन वटन बहुत ज्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि स्कूटी को मैंने कभी चलाया नहीं। मोटरसाइकिल मैंने खूब चलाया है। क्या कारण था मैं नहीं जानता, मेरी स्कूटी बंद हो गई ग्रेटर कैलाश से आते वक्त। ग्रेटर कैलाश से मेरे घर की दूरी 15-16 किलोमीटर है। 15-16 किलोमीटर पैदल आने के लिए मैं मजबूर हूं, मतलब गाड़ी को डगराते हुए। गाड़ी बीच में कुछ देर स्टार्ट हो जाती थी, कुछ देर चल के बंद हो जाती थी। तो मैंने समझा कि शायद इसमें तेल नहीं होगा, तो मैंने तेल भी डलवाया। तो तेल डलवाया तो 100 रुपए के आगे तेल टंकी से बाहर निकलने लगा, मतलब पानी से तेल था। एनीवे, अब वाकया पाते हैं। 5-6 किलोमीटर के अंदर कम से कम 5-7 लोगों ने रुक करके मेरा मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने कहा कि भाई सब चलिए मैं पांव लगा देता हूं, आइए मैं धक्का लगा देता हूं। किसी ने कहा मैं देख लूं क्या, मैं देख सकता हूं कि क्यों बंद हो गई। मतलब यह जो लोगों ने मेरे को मदद का हाथ बढ़ाया, मेरे सामने मदद का प्रस्ताव रखा, कुछ लोगों ने तो मदद को ऐसे किया जैसे कोई झगड़ा कर रहे हो, जल्दी नहीं करिए, नहीं आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। एक लड़का, जैसे आदमी की अपहरण नहीं जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया जाता है और उसका बस नहीं चलता, उस लड़के ने मुझे जबरदस्ती अपने स्कूटी पर बोला बैठिए। पीछे से धक्का लगाता हुआ 3-4 किलोमीटर आया। मैं जानबूझ के बोला बेटा ये सामने वाला ही मेरा घर है। तो बोला अंकल जी मैं भी यही कराने वाले, यहाँ से 3 किलोमीटर तो कोई घर ही नहीं है। बोला नहीं ये जो पोस्ट है ना पुलिस वाला, हाँ वो इसके पीछे रहते हैं। एनीवे, ये जितने लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया ना, उन सबकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच की थी।
इनमें से किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, दिल्ली के बासिंदा हो या बाहर से आए हो, और कौन से पार्टी के समर्थन करते हो। या जो बेबुनियाद बेहयात बात है उनमें से किसी ने नहीं की। सबने एक मजबूर आदमी जो रास्ते में पैदल गाड़ी को घसीट करके ले आ रहा है उसका मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने जबरदस्ती की, किसी ने प्यार से की, किसी ने कहा नहीं हम करेंगे करेंगे। मतलब उनका उद्देश्य मेरा मदद करना था, मुझसे झगड़ा करना नहीं था। और हम लोग सामाजिक आदमी हैं, भीड़ ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। गाड़ी को पीछे से धक्का लगाना एक तो कानूनन अपराध है, सब कर नहीं सकते क्योंकि उससे गाड़ी अनबैलेंस होती है दोनों आदमी की, जो धक्का लगवा रहा है और जो धक्का लगा रहा है, क्योंकि उसका एक पांव हमारी गाड़ी पे होगा। वो ज्यादा असंतुलित है क्योंकि अगर गाड़ी कहीं अनबैलेंस हुई तो वो गिरेगा, खतरा था, हाईवे था। हमने कई लोगों को मना किया। मेरा उद्देश्य था कि भाई मेरे वजह से वो अपना जान खतरे में ना डाले, लेकिन मन मेरा आज गदगद हो गया और मन भर भी गया कि जब रास्ते में एक राहगीर की मदद करने के लिए किसी ने जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछी, तो ये जातिवाद की चर्चा चुनाव में होता क्यों है? किसने कहा है कि आप जात की चर्चा करें? किसने कहा है कि आप धर्म की चर्चा करें? किसने कहा है कि आप क्षेत्र की चर्चा करें? इनमें से तो किसी ने नहीं कहा। एक लड़का जिसको मैंने मना कर दिया था वो मेरे घर के बगल में खड़ा था। वो शाम को अपना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा था। वो बोला अंकल ये यहाँ तक मैं आपको धक्का लगाता तो आप बुरा मान जाते, क्यों नहीं माने? मैं बोला अरे बेटा नहीं मैं वैसे ही। मेरे को रोका वो लड़का, बताइए आपका घर कहाँ है? मैं बोला बेटा इस सामने वाला मेरा घर है। नहीं मेरे को मैं वहां तक धक्का लेकर अपने घर तक चलूंगा। मैं बोला बच्चा यही मेरा घर है, तुम कहाँ के हो? मैं भी यही कहूँ ना, यहाँ के तो है नहीं, इस कॉलोनी का तो मैं सबसे पुराना आदमी हूँ, मैं करीब करीब सबको जानता हूँ, तुम बाहर के हो। तो बताया कि नहीं मैं हरकेश नगर का हूँ, इधर आया हूँ। फिर वो एक लड़का उसका दुकान में खड़ा, उससे बुला के कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं, लेकिन उसका प्यार इतना था कि जबरदस्ती उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। बोला अंकल जी आप पसीने से लथपथ हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं बोला बेटा मैं पीजिए अंकल जी, आप हर चीज मनाई कर रहे हैं। मित्रों मैं हाथ जोड़ करके अपने नेताओं से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि समाज के इस ताने बाने को तोड़ने में आप सफल नहीं होंगे, चाहे जितना हो जाति का जहर घोल ले, जितना हो धर्म का जहर घोल ले, जितना हो क्षेत्र का जहर घोल ले। जब वो लड़का मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाया तो मैं बोला बेटा तुम कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला कि देखो बेटा मैं शाम को 10 बजे फेसबुक लाइव करता हूँ, उसको बाद में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं टीवी चैनलों पर बोलता हूँ, पेशे से पत्रकार और वकील हूँ। मैं आज के विषय पर यह विषय रखूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम रखूं। तो उन्होंने बोला कि धक्का लगाने में अंकल जी मैंने आपका नाम पूछा? मैं बोला नहीं, इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं। तो उसने कहा कि मेरा नाम मोनू शर्मा है। मैं बोला कहाँ के हो? हरकेश नगर का। मैं बोला हरकेश नगर में तो शर्मा होते ही नहीं, वो तो बाहर के बसे होंगे, पीछे से कहाँ से हो? खैर बोला कि मैं मुजफ्फरनगर का हूँ। तो बोला मैं उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर बलिया का रहने वाला हूँ और तुम उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर मुजफ्फरनगर के हो। मदद करने में ना तो तुमने मेरा जगह पूछा ना क्षेत्र पूछा। असली जमीनी हकीकत यही है। अभी चुनाव चल रहा है, जहां भी जाइए चुनाव में लोग, कोई कह रहा है कि मैं इस जाति का आरक्षण छोड़ करके उस जाति को दे दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं उस जाति का आरक्षण होने नहीं दूंगा, कोई कह रहा है कि आपका आरक्षण छीन के उस धर्म वाले को दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि उस धर्म वाला आरक्षण छीन के इधर दिया जाएगा। यह मांग कौन रहा है? विषय आज यही है, क्योंकि जो चीज मैंने स्वयं आज देखा, मैं किसी की आंखों देखी नहीं कह रहा हूं, किसी से अपनी कानों सुनी नहीं कह रहा हूं, मेरे खुद के साथ घटी हुई घटना बता रहा हूं, जो अभी से थोड़े देर पहले घटा है। जो मैं 15 मिनट लेट हुआ हूं उसका वजह था कि मैं पसीने से लथपथ हुआ था। तो मैं आते बैठ करके बोलता तो मैं कहता कि जरा 10 मिनट आराम कर लेते हैं, 10 मिनट लेटे ही सही। मित्रों इन्हीं सब नौजवान बच्चों पर देश का भविष्य टिका है।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिन जिन बच्चों ने मुझे मदद के लिए कहा वो सब नौजवान थे। बल्कि मेरे घर के थोड़े दूर पर तो 3-4 बच्चे एक ही मोटरसाइकिल पर थे और बोले आइए अंकल बैठिए 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 अंकल बैठिए। मेरे चुप, 4 बैठे हो, पहले तुम उतरो। अरे अंकल बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो 10-15 साल वाले लड़के थे नहीं, वो जो 2-2 रुपये इकट्ठा करके मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं और शाम को तफरी करते हैं, वही उनका उम्र है। वो एक वर्ग है कि कोई गलती से कम मोटरसाइकिल आता है और सारे 5-5 रुपये इकट्ठा करके 1 लीटर तेल लेते हैं, उसका मोटरसाइकिल में डालते हैं और जब तक तेल जलता है तब तक वो गली की चक्कर लगाते हैं और वो उनका मनोरंजन है। उन लोगों ने भी अपना मनोरंजन को दरकिनार कर मुझे मदद करने के लिए रुके और मुझसे मदद की बात कही। मैं उम्र में बड़ा था, उनको डांटने लगा, 4 बैठे हो, गिर जाओगे, चलो। अरे नहीं अंकल जी, नहीं अंकल जी। खैर मैं उनके पिता की उम्र का था, मैंने हट कर डांट, चल जाओ। लड़कों ने कहा अंकल जी मैं फिर, लेकिन वो चले गए। कल के भविष्य है वो, 10-15 साल 12 साल के बच्चे थे, उन्हें अभी 60-70 साल तक जीना है, 80 साल तक जीना है। ईश्वर करो 100 साल तक और जिए, सब तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि वो सब के सब मानववादी थे। मानवता उनमें कूट कूट के भरी थी। मुझे नहीं मालूम उसमें से कौन कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कितना शिक्षित था, लेकिन जो इंसानियत उनमें थी उसका कोई पैमाना नहीं था कि मापा जाए। बचा लीजिए इस देश को, हे देश के कर्णधारों, नहीं तो बड़ा पाप पड़ेगा। ये देशवासी आपको बेशक माफ कर दें, जो ऊपर वाला है ना वो माफ नहीं करेगा। अच्छी अच्छी बात बोल करके मैं बुरी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कह रहा हूं भारी मन से तमाम लोगों से क्षमा मांगते हुए। हस्र देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाइएगा। किसी को लकवा मार गया, किसी के चिथड़े उड़ गए, किसी के शरीर में अनगिनत गोलियां घात से, कोई सीधे बम से उड़ गया, कोई मौत का इंतजार कर रहा था कि हे ईश्वर मौत दे दो, और मौत आ नहीं रही थी, घिसट रहे थे। कोई कुछ और कोई कुछ। और जिन लोगों ने किसी का दिल नहीं दुखाया है वो कब आए कब चले गए यह पता ही नहीं चला। 2 मौतें तो मेरे साथ भी हुई है, मेरे सामने हुई है, मेरे पूज्य माता जी की और मेरे पूज्य पिताजी की। माता जी का तो मैं सुना था कि वो कहीं की अब अंत नजदीक आ गया है, मेरे बेटों से मेरी बात करा दो, मेरे नाती को बुला दो। और अपने से कहा करके जमीन पर लेटी और चली गई। ना तो किसी को सेवा का मौका दिया और ना ही बिस्तरे पर मौत का इंतजार किया। मेरे पूज्य पिताजी यही मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को रात के 2 बजे के करीब मेरे को जगाया। मैं उनके बगल के कमरे में, ये जिस कमरे में से आपकी बात कर रहा हूँ वो बगल वाला कमरा में पिताजी रहते थे। मैं तभी से यहाँ रहने लगा, नहीं तो मैं ऊपर रहता था। लेकिन पिताजी को ऊपर चूंकि बच्चे रहते थे, पिताजी नीचे फ्लोर पर रहते थे, तो मैं भी बगल वाला कमरे, कहीं रात में कोई पिताजी को जरूरत पड़े चिल्लाते रह जाए तो मैं बगल के कमरे में रहा। 2 बजे रात को उन्हें बोला राकेश। बोला हाँ बाबूजी। राकेश कोई बजट हुई? मैं बोला बाबूजी 2 बज रहा है। अच्छा 2 बज रहा है तो थोड़ी देर के बाद चलेंगे। कहाँ चल रहा है? मुझे ना कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रहा, मुझे लग रहा है कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा कोरोना के पहले तो हम लोगों को पता नहीं था कि कोई ऑक्सीजन लिया जाता है। हम तो यही जानते थे कि हवा में ऑक्सीजन होता है और वो सांस से लिया जाता है, कुछ सिलेंडर से लिया जाता है। मैंने इसके पहले नहीं सुना था, मैं ये बड़ी ईमानदारी से कर, वो तो कोरोना के बाद लोगों को पता चला कि सिलेंडर में भर करके गैस भी दिया जाता है। हम तो यही जानते थे कि सिलेंडर में भर के कुकिंग गैस आती है। लेकिन मेरे पिताजी डॉक्टर थे, उनको पता था कि सिलेंडर में गैस होती है और उसको मनुष्य को भी चढ़ाया जाता है। तो मैं बोला बाबू जी वो गैस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में गैस चढ़ा जाता? हाँ तुमको नहीं पता। तो मैं बोला नहीं चलिए चलते हैं। नहीं थोड़ा और रुक जाओ, बहुत अंधेरा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। 13 जनवरी को दिल्ली में तो पता ही कोहरा बहुत होता है, उत्तर भारत में हर जगह होता है। 1-1.5 घंटा बाद बोले कि ना आके चलो थोड़ी धीरे धीरे चलेंगे, चलते हैं अस्पताल। मेरे घर से बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, उन्हीं में उनका इलाज चलता था। मैं अपोलो गया, अपोलो में मेरा डॉक्टर मिला,
उन्होंने देखा, कहा कि खून में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, इनका टॉक टाइम समाप्त हो रहा है, अब रिचार्ज नहीं होगा। वो ऐसे कहते थे। हमारे पिताजी के ऑपरेशन से किए थे, पिताजी से बड़ा हंसी मजाक करते थे। तो मैं बोला, यार क्या माल रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे राना तू घर ले जा इनको, टॉक टाइम इनका समाप्त हो गया, रिचार्ज कितना हो करेगा, नहीं होगा, बड़ा रुपया लगा दिया। मेरे बाबू वहां कूदने लग गया, क्या बात है ये वो। मैं उनको कहा, डॉक्टर साहब ये कूद रहे हैं। नहीं वो फड़फड़ाते हैं, वो तू जा। हमने समझा वो हंसी मजाक कर रहे। बाबूजी को करते करते भोर हो गया। असल में वो भोर करना चाहता था कि 8 बज जाए तो ओपीडी की पर्ची बना देनी, 2-2.5 लाख रुपए और लगेगा। वो बाद में मुझे सवेरे पता चला। तो सवेरे उसने कहा कि राकेश सच्चाई है कि तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं हुआ है, और अब पिताजी तेरे ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, ज्यादा देर तक नहीं जिएंगे, इनको घर ले जा, बच्चे बहुओं को अंतिम बार देख लें। तो मेरे मन में बात है कि डॉक्टर साहब एकदम अपने से चल रहे हैं, जो सवेरे में एक्सरसाइज करते हैं वो कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप करके मर गए, ये क्या मतलब है? नहीं, मतलब वो जो ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं वो है नहीं, ये सब मरने की प्रक्रिया है। आखिर मरेंगे कैसे आदमी? जब सांस नहीं रुकेगी, हार्ट नहीं फेल होगा, कुछ नहीं होगा, तो मरेंगे कैसे? मरने की प्रक्रिया है। शरीर के सारे ऑर्गन्स उनके फुल बढ़िया से काम कर रहे हैं, और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, मतलब सांस की डोर टूट रही है, ले जाकर। तो मैं बोला, डॉक्टर साहब अगर आपके शब्दों में मेरे पिताजी मर ही रहे हैं तो दुनिया का सबसे बेहतर अस्पताल के बेहतर वार्ड में मरेंगे, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मेरे बाबूजी को मरते वक्त कोई और बढ़िया दवा करा सकता था, अपने बिस्तरे पर नहीं मर रहे लोगों ने। तो बोला तेरी मर्जी है, अपोलो है, पैसा खर्चा कर। खैर डॉक्टर का बात सही हुआ। मेरे पिताजी चलते चलते 11-12 बजे दिन में 12 बजे करीब बोले कि रात भर तुम लोग निकल सुतल, पर हमारे का सूते दो। तो हमने बोला ठीक है, सो गया। तो मैं डॉक्टर से बात करने लगा, और मेरे से बात वाला भाई है उसको बोले कि आओ, थोड़ा मुंह दुखाता था, चेहरा तो मल होता। तो राजेश उनको गोद में लेकर के उनका चेहरा वगैरह मलने लगा, और मेरे भांजे से वीडियो पर बात कर रहे थे। राजेश चेहरा मल रहा है और पिताजी का देहांत हो गया। हमने समझा कि सो गए हैं, और हम लोग इतना इज्जत करते कि उनको जगाते नहीं थे। मैं बोला सो गए तो सो गए। मेरे दीदी ने फोन किया कि बाबूजी ठीक है ना? मैं बोला हाँ ठीक है, सो रहे हैं, अभी तो बड़ी रात भर जगे थे। अच्छा ठीक है। डॉक्टरों को वो सब जो लगाए हुए थे अपने यंत्र वगैरह, तो उनको पता चल गया था कि वो मर गए हैं। उन्होंने पेपर ऊपर बना करके 4 बजे मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। मेरे को बड़ा शॉकिंग हुआ। मैं मृत शरीर के साथ बैठा हुआ था, मैं समझा को सो रहे हैं, मैं वहां अपना मोबाइल देख रहा था। तो नहीं, वो करीब 2 बजे मर गए थे। पेपर की कार्रवाई थी, तो हमने कहा कि पहले सब बना के तब तुमको बताएं। मैं एक घटना इसलिए कहा कि जो साफ दिल वाले लोग होते हैं, दुनिया से तो सबको जाना है, उनके जाने का पता नहीं चलता, वो ऐसे आराम से करते करते हंसते बोलते सो जाता है। और जिन लोगों ने ये दुनिया को सताया हुआ है, किसी को जात का नाम पर, किसी को धर्म का नाम पर, उनकी मौत बड़ी मुश्किल होती है। उदाहरण के लिए बताया था, पिताजी की मौत का वर्णन करना यहाँ जरूरी नहीं था। सड़क पर आज जो मेरे समस्या में समाधान के लिए जो लोग खड़े थे, पूरे देश में ऐसे ही लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों के विचार के होंगे, क्योंकि आखिर हम में से तो लोग पार्लियामेंट में जाता है। तो कुछ लोगों के लिए पूरे 140 करोड़ को खराब कहना ठीक नहीं है। मतदान का टाइम है। विचार जरूर करिएगा कि जब सड़क पर आप समस्या से ग्रसित होते हैं तो समाधान के लिए लोग आपके सामने आते हैं। आपका जात नहीं पूछते, आपका धर्म नहीं पूछते। आप जब बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से जात धर्म नहीं पूछते। बस में चलते हैं तो कंडक्टर से टिकट पूछते हैं। कंडक्टर आपसे आपका डेस्टिनेशन पूछता है, जात धर्म नहीं पूछता। ऑटो वाला से आप पैसा पूछते हैं, ऑटो वाला से जात धर्म नहीं पूछता, नहीं ऑटो वाला आपसे जात धर्म पूछता, आपको गाड़ी में बैठाता है। वही बात क्या बोल रहा है, मतलब जीवन के रोजमर्रा के रोज रोज काम आने वाला कोई भी आदमी से आप उनका जात धर्म क्षेत्र नहीं पूछते। तो ये जात पूछता कौन है? और जात की बात, धर्म की बात, क्षेत्र की बात राजनीति में होती क्यों है? विचार तो यह जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव घोषणा पत्र जारी होता है
तो नेताजी कहते हैं कि हमने इसमें सभी धर्मों के सभी वर्गों का कल्याण का ध्यान रखा है। टिकट में हमने इतना हिंदू को दिया, इतना मुसलमान को दिया, इतना दलित को दिया, इतना सवर्ण को दिया, इतना पिछड़े को दिया, इतने पिछड़े को दिया। सड़क पर जब पिछड़े पिछड़े में विभेद नहीं है तो आप संसद में विभेद क्यों कर रहे हैं? चर्चा है इस बात पर होनी चाहिए। मतदान का समय है, विचार करके मतदान करिएगा कि क्या आप सड़क पर जो सामंजस्य है वो चाहते हैं या जो संसद में सामंजस्य बिगाड़ने का खेल होता है वो चाहते हैं। सोचना है आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है। जो आज मेरे साथ घटना घटी, यह सुखद घटना तो रोज हर आदमी के सामने घटती होगी। मैं चूंकि किसी भी ज्वलंत मुद्दे को वीडियो के रूप में आपके सामने रखता हूँ ताकि उसका समाधान आप तुरंत बताएं, तुरंत निकालें। यह भी एक घटना थी जो आपके सामने भी है, आपके साथ भी होगी, तो आपके सामने रखा, विचार जरूर करिएगा। देश के उन तमाम लोगों को जो लोगों को मदद के लिए तुरंत तत्पर होते हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए राकेश परमार सबको प्रणाम करता है जो मदद का हाथ बढ़ाते हैं, उनको भी प्रणाम करता है जो मदद में संकुचाते हैं, ताकि वो निसंकोच लोगों का मदद कर सके। मानवता यही है, मानवता अमर है, हिंदुस्तान में चिरस्थायी रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।